जब आप दुनिया के सबसे फेमस और महंगे डायमंड्स जैसे कोहिनूर और होप डायमंड के बारे में सुनते हैं, तो क्या आपको पता है कि वो इंडिया के किस रीजन से निकले हैं? या जब आप इस मॉडर्न हाईटेक हैदराबाद को देखते हैं, तो क्या आप सोच सकते हैं कि इन्हीं जमीनों पर आज से 5 लाख साल पहले प्राचीन हंटर गैदरर्स रहते थे? तेलंगाना सिर्फ एक पॉलिटिकल मैप पर खींची गई नई लकीर नहीं है। ये एक ऐसी जमीन है जिसके ग्रेनाइट बोल्डर्स हिमालय के बनने से पहले फॉर्म हुए थे और जिसकी जनता को अपना हक पाने के लिए एक बेहद लंबे और मुश्किल 60 साल के सोशल और पॉलिटिकल स्ट्रगल से गुजरना पड़ा था। जब 2 जून 2014 को तेलंगाना इंडिया का 29th स्टेट बना, तो ये सिर्फ पेपर पर एक पॉलिटिकल बाउंड्री ड्रॉ करना नहीं था। ये एक ऐसी जमीन की जीत थी जिसकी हिस्ट्री सच में लाखों साल पुरानी है। आज की वीडियो में हम समझेंगे उन एंशिएंट ट्राइब्स को जो इन पथरीले पहाड़ों में रहते थे, उन पावरफुल डायनेस्टीज को जिन्होंने यहाँ से पूरे साउथ इंडिया को कंट्रोल किया, और उस लंबे पेनफुल स्ट्रगल को जिसके बाद ये नया स्टेट बना। वेलकम टू हाजमा स्टेट एंड दिस इज तेलंगाना की कहानी शुरू होती है पैलियोलिथिक एरा में, करीब 5 लाख BCE के आसपास। तेलंगाना का जो रगेड सेमी एरिड टेरेन और रिवर्स हैं, उन्होंने ही यहाँ की पूरी हिस्ट्री को शेप किया है। यहाँ के ग्रेनाइट बोल्डर्स इतने पुराने हैं कि उनका फॉर्मेशन हिमालय से भी पहले हुआ था, और इन्हीं नेचुरल पत्थरों ने अर्ली ह्यूमंस को एक परफेक्ट और सेफ घर दिया। जयशंकर भूपालपल्ली डिस्ट्रिक्ट के पंडावोला गुट्टा रॉक शेल्टर्स में हमें अर्ली हंटर गैदरर्स के लगातार यहाँ रहने के प्रूफ्स मिलते हैं। इन केव्स में उन्होंने ग्रीन, रेड, येलो और व्हाइट कलर से जानवरों और स्वास्तिका के डिजाइन बनाए, जो आज भी दीवारों पर जिंदा है। जैसे जैसे वक्त बीता और हम मेगालिथिक पीरियड में आए, यहाँ के लोगों ने आयरन टेक्नोलॉजी का यूज शुरू कर दिया, घोड़ों को पालना सीखा और अर्ली इरिगेशन लेक्स बनाए। इस एग्रीकल्चर बूम की वजह से सोसाइटी में पहले कम्युनिटी लीडर्स पैदा हुए, जिन्हें उस वक्त महारथी कहा जाता था। 6th सेंचुरी BC के आते आते यहाँ का पहला प्रॉपर सोफिस्टिकेटेड किंगडम खड़ा हो गया था, जिसे अस्मक महाजनपद कहते थे। इंटरेस्टिंग बात यह है कि एंशिएंट इंडिया के 16 महाजनपद में से ये अकेला एक ऐसा था जो विंध्या माउंटेन्स के साउथ में लोकेटेड था। अस्मक का मतलब होता है स्टोनी रीजन, जो यहाँ के रॉकी प्लेट्यू को बिल्कुल परफेक्टली डिस्क्राइब करता है। इनकी राजधानी पोटाली थी, जिसे आज हम निजामाबाद डिस्ट्रिक्ट में बोधन के नाम से जानते हैं। कोटिलिंगला के आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशंस में हमें उनके लोकल किंग्स जैसे गोबदा, नराना और समागोपा के पंच्ड मार्क पॉइंट्स मिले हैं। इसका सीधा मतलब ये है कि मौर्यन एम्पायर के आने से बहुत पहले ही तेलंगाना में एक हाईली एडवांस्ड इकोनॉमी चल रही थी। ये वो दौर था जब बुद्धिज्म और जैनिज्म यहाँ तेजी से फैल रहा था, और रिच मर्चेंट्स इन रिलीजियस सेंटर्स को हेविली फंड करते थे। फानीगिरी में एक मासिव महास्तूपा और लाइमस्टोन कार्विंग मिली है। यहाँ एक ऐसी बुद्धा कार्विंग मिली है जिसमें उन्होंने रोमन स्टाइल का तोगा पहना हुआ है, और साथ में रोमन कॉइन्स भी मिले हैं। वहीं कोलानुपका में 2000 साल पुराना जैन टेम्पल है, जहाँ लॉर्ड महावीर की एक खूबसूरत जेड आइडल रखी हुई है। ये प्रूव करता है कि तेलंगाना दुनिया भर से जुड़ा हुआ था। इस पैसे और पावर ने जन्म दिया डेक्कन के पहले ग्रेट एम्पायर को, द सतवाहानास। उनके फाउंडर सिमुका के कॉइन्स यहीं मिले थे। उन्होंने नॉर्थ और साउथ इंडिया के बीच एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक ब्रिज बनाया। सतवाहाना किंग्स ने अपने कॉइन्स लेड, कॉपर और पोर्टिन से बनाए थे, और उन कॉइन्स पर शिप के मोटिव्स डाले, जो बताता है कि उनका रोमन एम्पायर के साथ डायरेक्ट मैरीटाइम ट्रेड चलता था। उन्होंने जानबूझकर प्राकृत लैंग्वेज और ब्राह्मी स्क्रिप्ट का यूज किया ताकि आम जनता उनके एडमिनिस्ट्रेशन को आसानी से समझ सके। कई सदियों तक छोटे बड़े चेंजेस आते रहे, लेकिन हिस्ट्री पलट गई जब यहाँ काकतीय डायनेस्टी पावर में आई। इन्होंने शुरुआत तो कुरावी रीजन से की थी, लेकिन बाद में अपनी कैपिटल एक मासिव स्टोन फोर्ट्रेस में शिफ्ट कर ली, जिसे ओरुगालू यानी आज का वारंगल कहते हैं। काकटिया किंग्स का दिमाग और एडमिनिस्ट्रेशन सच में कमाल का था। उन्होंने पूरे स्टेट को बैलेंस करने के लिए 2 बहुत स्मार्ट सिस्टम्स बनाए।
द नयनकारा सिस्टम। ये एक मिलिट्री फ्यूडल सिस्टम था। राजा अपने कमांडर्स को जमीन देता था और उसके बदले में उन कमांडर्स को एक फिक्स्ड आर्मी रेडी रखनी होती थी। इससे सेंट्रल ट्रेजरी पर बोझ नहीं पड़ता था और आर्मी हमेशा रेडी रहती थी। द आयागर सिस्टम। ग्राउंड लेवल पर उन्होंने हर विलेज को एक छोटा सा इंडिपेंडेंट रिपब्लिक बना दिया था। हर गांव को 12 लोग मिलकर चलाते थे, जैसे अकाउंटेंट, वॉचमैन और वाटर मैनेजर। इन्हें काम के बदले टैक्स फ्री जमीन मिलती थी, जिसे मन्यम कहते थे। इस डायनेस्टी की सबसे पावरफुल रूलर थी रानी रुद्रमा देवी। उन्होंने ओपनली एक आदमी की तरह महाराजा का टाइटल लिया और अपने राज्य को दुश्मनों से बहादुरी से बचाया। इनका विजन कितना बड़ा था, ये हमें मलकापुरम इंस्क्रिप्शन से पता चलता है, जहां उन्होंने पब्लिक के लिए एक मैटरनिटी हॉस्पिटल और कॉलेज खुलवाया था। लेकिन तेलंगाना क्योंकि सेमी एरिड है, यहाँ बारिश कम होती है, तो काकटियास ने एक इंजीनियरिंग चमत्कार किया, चेन टैंक इरिगेशन। उन्होंने एलिवेशन को समझकर हजारों आर्टिफिशियल लेक्स बनाए जो एक के बाद एक ग्रेविटी से जुड़े थे। इसने सूखी जमीन को एक एग्रेरियन इंजन बना दिया। उनका आर्किटेक्चरल ब्रिलियंस रामप्पा टेम्पल में दिखता है, जहां उन्होंने फ्लोटिंग ब्रिक्स और अर्थक्वेक प्रूफ सैंडबॉक्स फाउंडेशन टेक्नोलॉजी का यूज किया है। आखिरकार 1323 सीई में दिल्ली सल्तनत के लगातार हमलों से यह ग्रेट एम्पायर गिर गया। बहमानी सल्तनत के टूटने के बाद 1518 में एक नया दौर शुरू हुआ, द कुतुब शाही डायनेस्टी। और यही वो टाइम है जब तेलंगाना दुनिया के नक्शे पर सबसे अमीर जगह बन गया। ब्राजील में डायमंड्स मिलने से पहले पूरी दुनिया को डायमंड्स गोलकोंडा सप्लाई करता था। दुनिया की 38 एक्टिव माइंस में से 23 यहीं थी। कोल्लूर माइन अकेली ऐसी जगह थी जहां 60,000 लोग काम करते थे। माइनिंग का तरीका बड़ा खतरनाक था। पहले पत्थरों को कोयले की आग से गर्म करते थे और फिर उन पर ठंडा पानी डालते ताकि वो थर्मल शॉक से टूट जाएं। दुनिया के सबसे फेमस हीरे जैसे कोहिनूर और होप डायमंड यहीं की मिट्टी से निकले हैं। लेकिन जब गोलकोंडा फोर्ट के अंदर भीड़ बढ़ गई और पानी खत्म होने लगा, तो 1591 में सुल्तान मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने डिसाइड किया कि एक नया शहर बसाया जाए। उनके प्राइम मिनिस्टर मीर मोमिन अस्तराबादी ने एक ग्रिड प्लान बनाया और मूसी रिवर के किनारे एक नई गार्डन सिटी बनाई, हैदराबाद, जिसका दिल था मैग्निफिसेंट चारमीनार। इस दौरान गंगा जमुना तहजीब फ्लरिश हुई और दक्षिणी उर्दू जैसी सेक्युलर भाषा पैदा हुई। इसके बाद आती है दी असफ जाही डायनेस्टी, जिन्हें हम निजाम्स कहते हैं, जिन्होंने 1724 में रूल शुरू किया। 1798 में इन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ सब्सिडियरी अलायंस साइन कर लिया, जिससे इनकी कुर्सी बच गई और ये ब्रिटिश इंडिया के सबसे अमीर और बड़े प्रिंसली स्टेट बन गए। इनके 7वें और आखिरी रूलर मीर उस्मान अली खान ने मॉडर्न हैदराबाद की नींव रखी। 1908 में मूसी रिवर में आई एक भयानक बाढ़ ने शहर के 1/4 हिस्से को बर्बाद कर दिया था। उसके बाद निजाम ने लेजेंडरी इंजीनियर सर एम विश्वेश्वरैया को बुलाया, जिन्होंने उस्मान सागर और हिमायत सागर जैसे मासिव फ्लड कंट्रोल रिजर्वॉयर्स बनाए। निजाम ने कमर्शियल एयरलाइन यानी डेक्कन एयरवेज शुरू की और 1918 में उस्मानिया यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिश की, जहां पहली बार उर्दू में हायर एजुकेशन दी गई। निजाम का दौर देखने में भले ही अमीर लगता था, लेकिन गांव की हालत बहुत खराब थी। बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स, जिन्हें जागीरदार और देशमुख कहा जाता था, उन्होंने पूरी जमीन पर कब्जा कर रखा था। वो गरीब किसानों से वेटी करवाते थे, यानी बिना पैसे दिए जबरदस्ती काम करवाना। इस एक्सट्रीम ऑपरेशन और घुट घुट कर जीने के खिलाफ 1946 में एक आग भड़की, द तेलंगाना आर्म स्ट्रगल। ये एक मासिव पेसेंट रेबेलियन था, जहां किसानों ने जमीन मांगी और फ्यूडल टैक्सेस देने से मना कर दिया। उस वक्त जब निजाम इंडिपेंडेंट इंडिया में शामिल होने से मना कर रहे थे, उनकी एक प्राइवेट मिलिशिया थी जिसे रजाकर कहते थे। इन्होंने लोगों पर बेहद वायलेंस किया। आखिरकार सितंबर 1948 में इंडियन गवर्नमेंट ने ऑपरेशन पोलो नाम से मिलिट्री एक्शन किया, निजाम की आर्मी को हराया और हैदराबाद को इंडिया का हिस्सा बना लिया। लेकिन आम जनता की असली लड़ाई तो अब शुरू हुई थी। 1956 में स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट लाया गया, जिसने सिर्फ भाषा के आधार पर तेलंगाना को आंध्रा के साथ जोड़ दिया। लोगों ने समझाया कि तेलंगाना की इकोनॉमी आंध्रा के मुकाबले लेस डेवलप्ड है, लेकिन जेंटलमैन्स एग्रीमेंट के वादों पर मर्जर कर दिया गया, जो वादे बाद में पूरे नहीं हुए।
ये पूरा स्टेटहुड मूवमेंट 3 बेसिक चीजों पर खड़ा था, नीलू, निधुलू, नियमकलू, यानी पानी, पैसा और नौकरी। 1969 में पहला सबसे बड़ा जय तेलंगाना एजिटेशन हुआ। पढ़ने वाले स्टूडेंट्स सड़कों पर उतर आए और पुलिस फायरिंग में 300 से ज्यादा प्रोटेस्टर मारे गए। 1973 में सेंटर 6 पॉइंट फॉर्मुलेशन लेकर आया, लेकिन ग्राउंड रियलिटी वही रही। फिर साल 2001 में के चंद्रशेखर राव यानी केसीआर ने सिर्फ स्टेटहुड के सिंगल एजेंडा के साथ टीआरएस पार्टी बनाई। इन्होंने इस मूवमेंट को नेशनल लेवल पर लाकर खड़ा कर दिया। 2009 में आया केसीआर का फास्ट एंड टू डेथ, 2011 में आया मासिव मिलियन मार्च और ऐसी जनरल स्ट्राइक्स जिन्होंने पूरी गवर्नमेंट मशीनरी को जैम कर दिया। उन्होंने साबित कर दिया कि अब आज़ादी रोकना नामुमकिन है। 60 साल की मेहनत और इंटेंस पॉलिटिकल प्रेशर के बाद आखिरकार पार्लियामेंट ने आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास किया और 2 जून 2014 को तेलंगाना फॉर्मली इंडिया का 29th स्टेट बन गया। तेलंगाना एक ऐसी जमीन है जहां लाखों साल पहले हंटर गैदरर्स ने अपनी पहचान छोड़ी, जहां काकटिया किंग्स ने पत्थरों के बीच पानी का चमत्कार किया, जिसके हीरे पूरी दुनिया के राजाओं के ताज में सजे और जिसकी आम जनता ने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, जमीन और पानी के लिए 60 साल तक लंबा स्ट्रगल किया। तेलंगाना एक आसान जीत नहीं है, ये हक के लिए लड़ी गई एक 100 साल लंबी लड़ाई का नतीजा है। अगले वीडियो में हम बात करेंगे तेलंगाना से जुड़े हुए एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, फिर मिलते हैं।